Hello students, today we are going to start chapter number 6 security issues in retailing। और इस चैप्टर में हम रिटेलर को जो आज के समय में पॉसिबल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। अगर हम रिटेलर की बात करें, आज के समय में एक अपकमिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, अपकमिंग ट्रेड है ये, और रिटेलिंग बहुत प्रोग्रेस भी कर रहा है। बट जैसे जैसे रिटेलर बहुत सारे प्रॉफिट्स अर्न करता है, उसके साथ साथ ही हैज़ टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स टू, और बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज़ हैं जो उसको स्ट्रेस में लेके आती हैं, जो उसके लिए परेशानी पैदा करती हैं। और अगर कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो इसमें शॉपलिफ्टिंग आ सकती है, एम्प्लॉई थेफ्ट आ सकता है, पार्किंग स्पेस की प्रॉब्लम्स हैं, एम्प्लॉई टर्नओवर है, लार्ज अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स है। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो रिटेलर को डे टू डे बेसिस पे फेस करनी पड़ती हैं। और इन सब परेशानियों में से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन्हें हम अपनी कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए कुछ एक सिक्योरिटी थ्रेट्स को दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर हम मेजर डिफ़िकल्टीज़ की बात करें कि कौन सी मेजर डिफ़िकल्टीज़ उसे आ रही हैं, मेजर थ्रेट्स कौन से हैं सिक्योरिटी इश्यूज से रिलेटेड, तो उन थ्रेट्स में हम नाम ले सकते हैं शॉपलिफ्टिंग का, एम्प्लॉई थेफ्ट का, इन्वेंट्री श्रिंकेजेस आर देयर, कैश श्रिंकेजेस आर देयर, देन स्वीट हार्टिंग एंड वार्डरोबिंग। तो आज हम इन सब सिक्योरिटी थ्रेट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे एंड देन विल डिस्कस हाउ वी कैन टैकल विद दीज प्रॉब्लम्स। कैसे हम अपनी इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट सिक्योरिटी थ्रेट, दैट इज शॉपलिफ्टिंग। शॉपलिफ्टिंग मीन्स जब आपके रिटेल स्टोर से जो कस्टमर्स हैं वो कुछ चीज़ों को चोरी कर लेते हैं। सो इट रेफर्स टू थेफ्ट ऑफ गुड्स बाय द इंटेंडेड कस्टमर्स। इसमें गुड्स को छुपा लेना और छुपा के स्टोर से बाहर ले जाना विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट, ये सब आएगा। या आप अपनी जो प्राइस टैग्स लगे हुए हैं उनको स्वैप कर देते हैं, आप प्राइस लिस्ट को चेंज कर लेते हैं, या कुछ कॉस्टली आइटम्स हैं उनको चीपर वाले आप रैक के ऊपर रख देते हैं और वहीं से उस प्राइस टैग को चेंज कर देते हैं। तो ऑल सच थिंग्स आर कवर्ड अंडर शॉपलिफ्टिंग। जब कस्टमर्स इस तरह के कुछ काम करते हुए आपके कुछ लॉसेस देता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 5 फिंगर्स अकाउंट डिस्काउंट। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका अगर कोई ऐसा स्टोर है जहाँ पे कुछ ईटेबल्स अवेलेबल हैं तो कई बार किड्स उनको बिना पे किए हुए उठा के खाने लग जाते हैं, या आप अपनी कोई प्राइस लिस्ट है उनको स्वैप कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जहां आप माल को छुपा कर स्टोर से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं या आप वहीं कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए हम इसे 5 फिंगर डिस्काउंट भी कह रहे हैं। आजकल बहुत सारे स्टोर्स में ये बड़ी एक कॉमन प्रैक्टिस है। एंड क्लोथिंग के केस में ऐसा बहुत सारा पॉसिबल है कि आपने ट्राई रूम में आप बहुत सारे कपड़े लेके गए और एक के ऊपर दूसरे आप पहनते हुए अपने ओरिजिनल क्लोथ्स के अंदर बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं, एंड यू देन मूव देम आउट ऑफ रिटेल स्टोर विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इससे शॉपलिफ्टिंग से जो हमारे रिटेलर्स हैं इन्हें ओवर द पीरियड बहुत सारे लॉसेस उठाने पड़ते हैं। अभी रिटेलर्स ने बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और टेक्नोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ किया है ताकि वो शॉपलिफ्टिंग के लॉसेस से बच सकें। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस, अगर इस शॉपलिफ्टिंग से हम बचने की बात की करें तो कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं या कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू शॉपलिफ्टिंग को अवॉइड किया जा सकता है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया कि आपकी जो कॉस्टली आइटम्स हैं, हाई वैल्यू आइटम्स हैं, उनको सेफ प्लेसेस पे रखा जाए या ऐसी प्लेसेस पे रखा जाए जहाँ पे सेल्समैन कॉन्टीन्यूसली अवेलेबल है। देन यूजिंग कैमराज एंड मिरर्स एट डिफरेंट एरियाज इन द शॉप, इससे कस्टमर के माइंड में एक फियर होगा कि मैं पकड़ा जा सकता हूँ। तो उससे अगर कैमराज डिप्लॉयड हैं तो एक मॉरल फियर रहेगा कस्टमर के माइंड में, और इस तरह से
आप शॉपलिफ्टिंग से बच सकते हैं. देन डिस्प्लेइंग द वार्निंग एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉपलिफ्टिंग एंड डिफरेंट एरियाज इन रिटेल आउटलेट. देन जब आपके कस्टमर्स आपके स्टोर में एंटर कर रहे हैं तो यू ट्राई कि दे डू नॉट एंटर द स्टोर विद देयर शॉपिंग बैग्स या कोई और ऐसी आइटम्स जिसमें कस्टमर्स आर्टिकल्स को छुपा सकते हैं. तो इस तरह की चीज़ों को एंट्री लेवल के ऊपर ही रखा जा सकता है. एंड व्हेन ही कम्स आउट आप उनको वो उनके बैग्स दे सकते हैं. इसके अलावा मेकिंग प्रॉपर डिस्प्ले अरेंजमेंट ऑफ गुड्स एट द रिटेल स्टोर. अगर आपने प्रॉपरली डिस्प्ले अरेंजमेंट और प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट कर रखा है तब भी शॉपलिफ्टिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. जब आप अपने स्टोर को डिज़ाइन करते हैं तो उसके डिज़ाइन को सिक्योरिटी पर्सनेल के साथ कंसल्ट करके डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि अलग अलग तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए जा सकें. एंड इफ़ पॉसिबल देयर शुड बी अ सिंगल एंट्रेंस टू द रिटेल स्टोर. अगर मान लीजिए दो भी आपके पास डोर्स हैं तो एक को एंट्रेंस और एक को एग्जिट डोर बनाया जा सकता है. इससे कस्टमर्स की जो मॉनिटरिंग है व्हेन दे गो आउट ऑफ द स्टोर, उससे मॉनिटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है और मॉनिटरिंग ईज़िली हो जाएगी. जैसे फेस्टिवल्स हैं या कोई पीक सीज़न है जब कस्टमर्स की फुटफॉल बहुत ज़्यादा है स्टोर पे, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें शॉपलिफ्टिंग के हमारा जो थ्रेट है उसे दूर करने में मदद करेंगी. नेक्स्ट थ्रेट जो हमारे पास है दैट इज़ एम्प्लॉई थेफ्ट. अब जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर वेरी वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन यही वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनका हर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स के ऊपर पूरा एक्सेस भी है. चाहे ये रिसोर्सेज आप कैश कह लो, कैश रजिस्टर्स कह लो, अकाउंटिंग बुक्स कह लो या आपका प्रोडक्ट्स का स्टॉक है, वो सब एम्प्लॉयज़ की अप्रोच में है. तो बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ प्रोडक्ट्स को चुरा लें या कुछ भी इस तरह से करें. एंड कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू एम्प्लॉई थेफ्ट पॉसिबल है. जैसे सबसे पहले बात की जाए तो एम्प्लॉयज़ हैव बेटर एक्सेस टू कैश एंड इन्वेंट्री. तो वो बहुत ईजीली मिस एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में एज वेल एज कैश के बारे में. और अगर उनकी एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो उसमें भी वो उसी तरह की मैनिपुलेशन कर लेंगे कि जो आपका कैश विड्रॉ हुआ या जो गुड्स गई उनके बारे में पता नहीं लग पाएगा. तो बहुत इजीली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस दिखाई जा सकती हैं, फॉल्स ट्रांसफ़र्स दिखाए जा सकते हैं, रिफंड्स या गिफ्ट्स दिखाए जा सकते हैं. तो इस तरह का जो फ्रॉड है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा, एम्प्लॉयज़ के द्वारा होगा. तो रिटेलर के लिए इसको डिटेक्ट करना भी एक चैलेंज बन जाएगा. अनदर फ्रॉड जो एम्प्लॉयज़ आपके कर सकते हैं दैट इज़ रिफ़ंड फ्रॉड. रिफ़ंड फ्रॉड में एम्प्लॉयज़ शो फेक सेल ऑफ गुड्स यूजिंग फेक और इनकम्प्लीट कस्टमर इन्फॉर्मेशन. जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन है या तो वो रॉन्ग फिल कर दी जाएगी, इनकम्प्लीट होगी और सेल होगी ही नहीं, फेक सेल दिखाई जाएगी और फिर रिटर्न ऑफ गुड्स को दिखा के कैश विड्रॉ कर लिया जाएगा. इस तरह की जो रिजल्ट्स हैं, इस तरह की जो रिटर्न्स हैं, ये इसमें ज़्यादातर कस्टमर की या तो इन्फॉर्मेशन फेक फिल की होगी या इनकम्प्लीट होगी. तीसरी तरह का फ्रॉड जो एम्प्लॉयज़ हमारे कर सकते हैं वो है डिस्काउंट फ्रॉड. डिस्काउंट फ्रॉड मीन्स कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स ऑफ़र करते हैं. तो इस केस में कस्टमर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आर्टिकल्स बाय करेंगे अपने स्टोर से स्पेशल एम्प्लॉय डिस्काउंट को यूज़ करते हुए और फिर इन्हीं आइटम्स को दूसरे स्टोर्स के ऊपर या अपने फ्रेंड्स में या जान पहचान वाले लोगों को लेस प्राइस के ऊपर बेचा जा सकता है. इट मीन्स ये एक तरह का एक डिस्काउंट फ्रॉड हुआ जिसमें दे कैन डू दिस फॉर सम सर्टन अमाउंट ऑफ मनी और कमीशन के लिए वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन रिटेलर को इससे नुकसान होगा. तो अब हम कुछ ऐसे वेज डिस्कस करते हैं जिससे आप एम्प्लॉई थेफ्ट से बच सकते हो, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है. सबसे पहले रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज़ आफ्टर ड्यूली वेरीफाइंग देयर बैकग्राउंड. आप जब एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट करते हैं तो उनकी क्या बैकग्राउंड है, उनकी पूरी डिटेल्स को प्रॉपरली थॉरली चेक किया जाना बहुत ज़रूरी है. देन imposing some limits on the employees beyond which they cannot buy discounted goods at the store.
अगर हमने अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ स्पेशल एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया है तो उसके कुछ लिमिट्स फिक्स कर दी जाएं कि एक मंथ में इतना डिस्काउंट ही मैक्सिमम दिया जा सकता है, तो उससे जो डिस्काउंट फ्रॉड के चांसेस हैं वो बड़े कम हो जाएंगे और वो दूसरे स्टोर्स के ऊपर जाके माल को नहीं बेच पाएंगे। देन एस्टैब्लिश एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी। आप उनको जब अपनी ड्यूटीज़ डिवाइड करते हैं तो उनकी ड्यूटीज़ डिवाइड करते हुए उनकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी उन्हें समझा दी जाए कि अगर कहीं कुछ माल कम होगा या मिस एप्रोप्रिएशन डिटेक्ट होती है, दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। देन कीपिंग चेक ऑन एम्प्लॉयज़। आप एम्प्लॉयज़ के ऊपर पूरा चेक रख सकते हैं, उनकी एंट्री के टाइम, एग्जिट के टाइम चेक किया जा सकता है। देन इंस्पेक्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड फाइंड एंड इन्वेस्टिगेट एनी इर्रेगुलरिटीज़। अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करते हैं और अगर कोई इर्रेगुलरिटी पाई जाती है तो उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया जाए तो इससे भी काफ़ी हद तक हमारा इस तरह का लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देन ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ एंड मेक देम रियलाइज दियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा दी जाती है तो इट इज़ पॉसिबल कि वो इस तरह के लॉसेस ना करें, एम्प्लॉय थेफ्ट के चांसेस हमारे बड़े कम हो जाएं। एंड जो रिफंड फॉर्म है दैट शुड बी साइंड बाय द एम्प्लॉय एज वेल एज द सीनियर एम्प्लॉय। जैसे हम रिफंड फ्रॉड की बात कर रहे थे तो उसमें 2-3 अथॉरिटीज़ को अगर इन्वॉल्व कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं स्क्रूटिनी होने के चांसेस हो जाएंगे। अगर काफ़ी लंबे समय से कैश शॉर्टेजेस होती जा रही हैं तो उनको इन्वेस्टिगेट करना कि क्यों ऐसी कैश शॉर्टेजेस हो रही हैं, उनको टाइम टू टाइम चेक कर लिया जाए, तब भी एम्प्लॉय थेफ्ट से बचा जा सकता है। इस तरह के मिस एप्रोप्रिएशंस जल्दी डिटेक्ट हो जाएंगी और आप कोई रेमेडियल एक्शन ले पाएंगे। नेक्स्ट हम सिक्योरिटी थ्रेट की बात करें तो दैट इज़ इन्वेंट्री श्रिंकेजेस। इन्वेंट्री श्रिंकेज मीन रिडक्शन इन द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। ये इसके लिए नंबर ऑफ़ रीजंस हो सकते हैं, चाहे एम्प्लॉय थेफ्ट हो, शॉपलिफ्टिंग हो या वेंडर फ्रॉड हो या एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स हो। तो जो इन्वेंट्री श्रिंकेज है इसको कंट्रोल करना, इसको हैंडल करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है और ये रिटेलर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसे अपने इन्वेंट्री श्रिंकेजेस की प्रॉपर केयर करनी होगी और जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री श्रिंकेज है that can be determined as a difference between physical stock of goods and recorded stock of goods। कि आपके बुक्स में कितना मटेरियल एंटर्ड है और फिजिकली कितना माल अवेलेबल है, अगर उन दोनों के डिफरेंस को चेक कर लिया जाए तो यहाँ से हम इन्वेंट्री श्रिंकेजेस को बहुत इजीली जान पाएंगे। कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनके थ्रू इन्वेंट्री श्रिंकेजेस को कम किया जा सकता है, जैसे कि कीपिंग रेगुलर चेक्स ऑन द इन्वेंट्री बाय कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग। कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग का मतलब है कि आप अपने स्टोर्स की बाय टर्न all the almiras, all the racks, all the bins, they should be continuously stock taking should be there। और जब आप स्टॉक टेकिंग कॉन्टीन्यूसली करोगे और उनको अपने रिकॉर्डेड स्टॉक के साथ मैच करते जाएंगे तो उसमें हमारी इन्वेंट्री श्रिंकेजेस के चांसेस कम हो जाएंगे, बिकॉज एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन हैंडलिंग ऑफ स्टोर्स विल बी फैमिलियर विद द फैक्ट कि कॉन्टीन्यूस स्टॉक टेकिंग हो रही है तो चोरी पकड़ी जा सकती है। Then fixing the values at which employee can buy the goods at cheaper rates from the retailer। और इसमें जब आप वैल्यू फिक्स कर देते हैं कि कितना डिस्काउंट दिया जाएगा और उस पर भी लिमिट लगा दी जाती है तो डिस्काउंट फ्रॉड से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इस डिस्काउंट फ्रॉड की हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसके साथ साथ अगर कोई लार्ज अमाउंट के रिफंड्स आते हैं तो उनको बहुत कॉन्शियसली देखना चाहिए ताकि पता लग सके कि अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वहीं डिटेक्ट हो जाएगी। कुछ इन्वेंट्री श्रिंकेजेस को कुछ ऐसे कैमरास या मिरर्स इंस्टॉल करके रोका जा सकता है, क्योंकि इन्वेंट्री श्रिंकेजेस का जो मेन रीज़न शॉपलिफ्टिंग रहता है। अगर आपने जगह जगह कैमरास इंस्टॉल कर रखे हैं और बहुत सारे मिरर्स हैं तो कस्टमर को, ये शॉपलिफ्टर को ये थोड़ा आइडिया रहता है कि देयर इज़ अ प्रॉपर चेक, सो शॉपलिफ्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल। तो कुछ हद तक इस लॉस से बचा जा सकता है। देन एम्प्लॉयज़ शुड बी अपॉइंटेड आफ्टर प्रॉपरली चेकिंग देयर बैकग्राउंड। प्रॉपर एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट के टाइम के ऊपर उनका बैकग्राउंड अगर प्रॉपरली चेक कर लिया जाए तो इस तरह के लॉसेस से कुछ हद तक हम बच सकते हैं। तो ये हमारे कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। अब नेक्स्ट इसी सीरीज़ में आ जाते हैं कैश श्रिंकेजेस।
कैश श्रिंकेज मीन्स डिक्रीज इन कैश बैलेंस। कैश श्रिंकेज नॉर्मली होगी जब आपके एम्प्लॉयज़ जो कैश को हैंडल कर रहे हैं, जिनका इजी एक्सेस है कैश को या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, जैसे कि कैशियर्स या अकाउंटेंट्स, जब वो लोग किसी तरह की कोई मिस एप्रोप्रिएशन करते हैं, एम्बेजलमेंट करते हैं, कोई गबन करते हैं, तो उस तरह के केस में हमारी कैश श्रिंकेजेस के चांसेस आएंगे। रिटेलर मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस, एंड एम्प्लॉयज़ के ऊपर प्रॉपरली आय होनी चाहिए जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और कैश को मैनेज कर रहा है। और किसी भी कैश श्रिंकेज को अगर हम इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो रिटेलर को टाइम टू टाइम पीरियोडिकल चेकिंग करनी चाहिए। कैश की खुद से की जा सकती है या अपने भरोसे के किसी पर्सन से कराई जा सकती है। बाय रोटेशन कैश की चेकिंग की ड्यूटी दी जा सकती है। तो आपकी जो कैश श्रिंकेजेस पास्ट में कितनी थी और करंट में कितनी हो रही हैं, उनके कंपैरिजन से भी कुछ हद तक पता लग पाएगा कि क्या इसके कारण है। इसके अलावा अगर और सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात की जाए तो स्वीट हार्टिंग आजकल बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा हो रहा है इस तरह का फ्रॉड। इस तरह का फ्रॉड जनरली एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और एम्प्लॉयज़ अपने कुछ लॉयल एंड पुराने कस्टमर्स के साथ मिलके इस तरह का फ्रॉड करते हैं। जैसे ही किसी भी स्टोर में कोई कस्टमर एंटर करता है तो वो कोई ना कोई सेल्स पर्सन उसे अटेंड करता है, और बहुत बार अगर पुराने कस्टमर्स हैं तो जनरली दे प्रेफर टू मीट अ पर्टिकुलर सेल्स पर्सन जो उनसे थोड़ा फैमिलियर भी होगा। लेकिन ये जो पुराने कस्टमर्स हैं और सेल्समैन, अगर उनके बीच में रिलेशंस बहुत ज़्यादा हैं तो स्वीट हार्टिंग फ्रॉड के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। अब है क्या ये लॉस या किस तरह का फ्रॉड है? ये एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। वो अपने स्वीट हार्ट कस्टमर को कुछ चीज़ें बिना प्राइस किए दे सकते हैं, जैसे कुछ ईटेबल्स ऑफ़र किए जा सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा सकता है, या बिना प्राइस चार्ज किए उनको मटेरियल दिया जा सकता है। इसी स्वीट हार्टिंग का जो दूसरा एक तरीका है वो कि आप अपने प्राइस टैग्स को चेंज कर देते हो। जो आइटम्स के प्राइस टैग्स हैं उनको चेंज किया जा सकता है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फूड आइटम्स या ड्रिंक्स दिए जा सकते हैं। आपने इनकरेक्ट अमाउंट चार्ज कर लिया या आप आइटम को चार्ज करना भूल गए, तो इस तरह की चांसेस रहेंगे स्वीट हार्टिंग में, जब आपके एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होंगे टू गिव अनड्यू बेनिफिट टू योर ओल्ड एंड लॉयल कस्टमर्स। अब क्योंकि ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है और अगर एम्प्लॉयज़ और आपके कस्टमर्स मिलके ऐसा क्राइम करना चाहें तो किया जा सकता है और ये अननोटिस्ड भी रह जाएगा। जनरली इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं वो ऐसी आइटम्स के साथ होंगे जिनके ऊपर किसी तरह का कोई टैग आइटम के ऊपर या कोई बार कोड वगैरह नहीं लगा हुआ, क्योंकि अगर बार कोड या टैग लगा होगा तो आइटम्स को ट्रेस कर लिया जाएगा। लेकिन जिन आइटम्स के ऊपर बार कोड या किसी तरह के टैग्स नहीं हैं उनके केसेस में इन तरह के फ्रॉड को करना ज़्यादा पॉसिबल है। अब कुछ एक ऐसे तरीके हैं जिनसे बचा जा सकता है इस स्वीट हार्टिंग फ्रॉड से, जैसे कॉन्टीन्यूसली एजुकेटिंग द एम्प्लॉयज़ अबाउट स्वीट हार्टिंग। इस तरह के लॉसेस के बारे में बार बार एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए। ये इंश्योर करना कि जो हमारे सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमारी कंसर्न की थेफ्ट पॉलिसी के बारे में बहुत अच्छे से पता है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर वो इस तरह के किसी फ्रॉड में पकड़े जाते हैं तो क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर वो वेल एक्सप्लेन्ड हो तो थोड़ा सा एम्प्लॉयज़ बचेंगे इस तरह का नुकसान करने से। Then employees must be made aware about the losses that the organization suffers due to these crimes. जितना भी आपके पास इस तरह के क्राइम्स का डाटा है, जितना भी इस तरह के फ्रॉड से होने वाला नुकसान है, उस डाटा को एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर किया जाए ताकि उनके ऊपर कोई मॉरल प्रेशर बने कि हमें इस तरह का लॉस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पहुंचाना। इसके अलावा जितनी भी आपकी एंट्रीज़ हैं, एग्जिट्स हैं, कैश काउंटर्स हैं, उन सब के ऊपर CCTV सर्वेलेंस लगाई जा सकती है तो उससे भी बचा जा सकेगा। देन मेंटेनिंग प्रॉपर इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, और इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स बनने के साथ साथ फिज़िकल इन्वेंट्री को भी चेक किया जाए रेगुलर बेसिस पे
और मैच किया जाए कि कितना मटेरियल स्टोर्स में है, फिजिकली प्रेजेंट है, और कितना मटेरियल रिकॉर्ड्स में है। देन इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफिसर्स को आप डिप्लॉय कर सकते हो सारे एग्जिट पॉइंट के ऊपर, ताकि हर आइटम जो स्टोर से बाहर जा रही है उसको चेक किया जा सके। इसके बाद अगर बात की जाए एक और तरह के फ्रॉड की, दैट इज़ वार्डरोबिंग। वार्डरोबिंग इस तरह का लॉस है जो अगेन आजकल बहुत हो रहा है। ये इस तरह का एक रिटर्न फ्रॉड है जिसमें कस्टमर एक बार आपसे आइटम बाय कर लेगा और फिर उस आइटम को यूज़ करने के बाद उसे दोबारा स्टोर पे वापस करने की कोशिश करेगा। ज़्यादातर इस तरह का जो फ्रॉड है वो एक्सपेंसिव क्लोथ्स के केस में किया जाता है, और ऐसे में लोग एक्सपेंसिव क्लोथ्स बाय करेंगे, उन्हें वेयर करेंगे या किसी को रेंट आउट कर देंगे, एंड देन दे कम बैक टू द शोरूम टू रिटर्न द सेम क्लॉथ आइटम साइटिंग सम डिफेक्ट्स इन द सेम। या तो आप कह देंगे कोई फिटिंग ठीक नहीं आ रही, या कोई ना कोई बहाना बना के उन आइटम्स को वापस कर दिया जाएगा। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है आज के केस में, और ज़्यादातर एक्सपेंसिव केस क्लोथ्स के केस में ऐसा रहता है कि एक पर्टिकुलर ओकेजन पे उन कपड़ों को पहन लिया जाएगा, यूज़ कर लिया जाएगा विदाउट रिमूविंग देयर टैग्स एंड ऑल, एंड बाद में फुल टैग्स के साथ और लेबल्स के साथ आप उसको वापस कर देते हैं, एंड यू डिमांड अ फुल रिफंड ऑफ दैट आइटम। तो इस तरह का जो फ्रॉड है खाली क्लोथिंग में नहीं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, टूल्स में, इवन लैपटॉप्स में बहुत बार इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं। कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस तरह के भी फ्रॉड को रोकने के लिए, जैसे हर आइटम के ऊपर एक विजिबल टैग हो, और हम टैग की प्लेसमेंट इस तरह की कर सकते हैं कि इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू वेयर दैट क्लोथ और गारमेंट विदाउट रिमूविंग द टैग। एक विजिबल टैग होगा तो उसको पहना नहीं जा सकेगा जब तक आप टैग नहीं रिमूव करेंगे, और अगर टैग रिमूव हो जाएगा तो उस केस में रिटर्न के लिए मना किया जा सकता है। एक प्रॉपर एंड क्लियर रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए, एंड इट शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड टू ऑल द पर्सन्स। जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटर्न पॉलिसी बना के उसके बारे में प्रॉपरली गाइड कर दिया जाना चाहिए, ताकि अगर कोई भी कस्टमर आता है और इन केस आपको लगता है कि जो माल वापस किया जा रहा है दैट इज़ ऑलरेडी यूज्ड, उस पर कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टेनिंग है, कोई सॉइलिंग है, तो इस तरह की आइटम को वापस करने के टाइम के ऊपर अगर आपके एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि इस तरह की आइटम को वापस नहीं लेना चाहिए, तो दे शुड हैव एक्सेस टू अ पर्सन जिसके पास वो जा सकते हैं और रिटर्न करने को, आइटम को रिटर्न करने के लिए मना किया जा सकता है। फिर इसके अलावा जब आप रिटर्न के टाइम कपड़े की या कोई भी गारमेंट आता है आपके सामने, तो दैट शुड बी चेक्ड प्रॉपरली, और इन केस अगर वहाँ पे कोई स्टेनिंग या सॉइलिंग है तो उसे नोटिस में लाया जाए और आइटम को रिटर्न में ना लिया जाए। अब ये सारे थे हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स जो आज की डेट में रिटेलर को फेस करने पड़ रहे हैं। तो इन सब थ्रेट्स से बचने के लिए नाउ रिटेलर्स हैव बिकम अवेयर अबाउट द पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स टू देयर बिजनेस, और अभी वो इन थ्रेट्स को मिनिमाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, ताकि इन थ्रेट्स को कम से कम किया जा सके और इनसे होने वाले लॉसेस से बचा जा सके। अगर हम आईटी यूज़ करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके कुछ एक चीज़ों की बात करते हैं, तो कौन से ऐसे थ्रेट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए कौन सी ज़्यादातर सिस्टम्स को यूज़ किया जा रहा है, तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर 6 टेक्नोलॉजिकल मेथड्स जिनके थ्रू आप इन थ्रेट्स का मुकाबला कर पाएंगे, इनसे बचा जा सकेगा। इसमें है बायोमेट्रिक सिस्टम, देन वायरलेस टेक्नोलॉजी, क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरास, बारकोड टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलेंस। अब हम एक एक करके इन सब टेक्निक्स को यूज़ करने की, इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, इसका डिस्कशन ले रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोमेट्रिक सिस्टम की। आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में देखा होगा कि एंट्री और एग्ज़िट के टाइम के ऊपर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं, या पूरे हाथ का इम्प्रेशन दिया जाएगा, या कई बार रेटिना से हो जाएगा, फेस पैटर्न से लिया जाएगा, हैंड राइटिंग से लिया जाएगा। तो बहुत सारे इस तरह के
मेथड्स को यूज़ किया जाता है. दिस इज़ ऑल बायोमेट्रिक सिस्टम. इसमें एक ऐसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जो कुछ स्पेशल ह्यूमन फीचर्स को आइडेंटिफाई कर लेती है, जैसे फिंगरप्रिंट्स है, रेटिना है, फेस रिकग्निशन है, वॉइस रिकग्निशन है, साइज़ या शेप ऑफ हैंड है. तो ये सारे ऐसे फिजिकल फीचर्स हैं जिनको एक सिस्टम में स्टोर कर दिया जाएगा. एंड बाय यूजिंग बायोमेट्रिक्स रिटेलर्स काफ़ी हद तक अपने एम्प्लॉयज़ की एंट्री और एग्ज़िट टाइम को रिकॉर्ड कर सकते हैं. और किसी भी केस में जब आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि कितने एम्प्लॉयज़, कितनी वर्कफोर्स आज अवेलेबल है, उसकी अटेंडेंस की पूरी जानकारी होगी, तो कोई भी एम्प्लॉई ऐसा एम्प्लॉई थेफ्ट नहीं करना चाहेगा जिसमें वो किसी दूसरे पर्सन का नाम यूज़ करे या उसकी आइडेंटिटी को यूज़ करे. तो जो बायोमेट्रिक सिस्टम होगा प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में मदद करेगा और बहुत सारे फ्रॉड से बचा जा सकता है. नेक्स्ट इज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी. ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें विदाउट केबल्स और वायर्स कम्युनिकेट करना अलाउ करती है. इन दिस मेथड या थ्रू दिस टेक्नोलॉजी बहुत सारे लोग और ऑर्गेनाइजेशन वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. और इसमें जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी की टेक्निक्स को यूज़ किया जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है. जो हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी है इसमें वी कैन इंक्लूड सच डिवाइसेस जो विच दैट ड्रॉ पावर विदाउट यूजिंग केबल्स. जैसे आपका लोकल वाईफाई नेटवर्क है, मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स हैं. और जब आप अपने रिटेल स्टोर में इस सिस्टम को यूज़ करते हैं तो आप वॉकी टॉकी सिस्टम्स प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सेल्समैन को, और उन्हें रिटेल स्टोर में होने वाली हर एक्टिविटी के बारे में दे कैन टॉक अबाउट इट. तो उन्हें पता लग सकता है. तो एक इफ़ेक्टिव मीडियम बन जाएगा जिसमें रिटेलर कैन कम्युनिकेट विद एनीबडी अराउंड द स्टोर और उसे स्टोर के हर कॉर्नर में होने वाली हरकत के बारे में पता लग पाएगा. देन इज़ क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरास. आप पिक्चर भी देख पा रहे हैं और आपने बहुत सारी प्लेसेस पे, घरों में, बाहर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरास को देखा होगा. ये इस तरह के कैमरास हैं जिनको इंस्टॉल कर दिया जाता है और ये सर्वेलेंस का काम करेंगे टू नोटिस द एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन एंड अराउंड द रिटेल स्टोर. इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग की भी फैसिलिटी होगी. आप जितनी भी इसको, अगर इस फैसिलिटी को आप ऑन करना चाहते हैं तो उसे ऑन किया जा सकता है. और ये हमें इन रिकॉर्डेड वीडियोस की इमीडिएट एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि फ्यूचर में अगर किसी तरह की कोई शॉपलिफ्टिंग या कोई और क्राइम हो रहा है तो उसमें हमें ये रिटेल शॉप को प्रॉपर्ली व्यू करने में और उन इंसिडेंट्स को, रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स को देखने में मदद करेगा. इस फीचर को यूज़ करके जो एम्प्लॉई है वो अपनी शॉप को किसी भी कॉर्नर से, जो अलग अलग एरियाज़ हैं उसकी शॉप्स के, कोई भी कॉर्नर है, उसे कहीं भी बैठे हुए अपनी शॉप को व्यू कर सकता है. आजकल टेलीफोन के साथ उसकी कनेक्टिविटी कर दी जाती है और अराउंड द वर्ल्ड आप किसी भी कॉर्नर में तो आप अपने स्टोर को लाइव देख पाएंगे. ऑल्सो देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ अलार्म्स. अलार्म्स ऑटोमेटिकली रिंग करना शुरू कर देंगे इन द केस देयर इज़ सम प्रॉब्लम, और एक ईमेल ड्रॉप हो जाएगी रिटेलर को जो कि उस इवेंट के बारे में उसे इंटीमेट करेगी. तो जो सीसीटीवी कैमरास हैं इन्हें रेगुलर टेलीविज़न के साथ नहीं आप लिंक कर सकते. ये इस तरह के मॉनिटर्स होंगे जो आपके होने वाले इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करते जाएंगे और होने वाले किसी भी फ्रॉड को, शॉपलिफ्टिंग को या पॉसिबल थेफ्ट्स हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है. देन कम्स बारकोड टेक्नोलॉजी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बारकोड क्या है. अ बारकोड इज़ एन इमेज दैट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल ब्लैक एंड वाइट बार्स. आप साइड में पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्लैक एंड वाइट बार्स हैं और इन बार्स में इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है. बारकोड्स आर अप्लाइड टू प्रोडक्ट्स टू क्विकली आइडेंटिफाई देम. तो जो बारकोड्स हैं
वो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, परचेजिंग प्रोसेस के दौरान कर सकते हो, आप वेयर हाउसेज़ में मटेरियल को ट्रैक करने के लिए और मैनेज करने के लिए कर सकते हो, या अकाउंटिंग में आपको कोई इन्फॉर्मेशन फीड करनी है तो आप उसका बार कोड स्कैन करके डाल देंगे, तब भी सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाएगी। इसका मतलब बार कोड स्कैनर्स के थ्रू अगर आप अपनी आइटम को चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर कोई आइटम मिसिंग हो जाती है बारकोड सीरीज़ में, it becomes easy to know the product details as all the information is already available in your computer। और ये जो बारकोड्स हैं ये स्टॉक टेकिंग में और इन्वेंट्री श्रिंकेजेस को दूर करने में भी मदद करेंगे। अब बात करते हैं कि इस बारकोड टेक्नोलॉजी के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जितने भी हम बारकोड स्कैनर्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर्ली किया जा सकता है, आइटम की प्रोग्रेस पता लग जाएगी उसका बारकोड स्कैन करके, और अगर आप ड्यूरिंग शिपमेंट भी उस मटेरियल को ट्रैक करना चाहें तो इजीली कर पाएंगे। देन एक्यूरेसी, स्कैनिंग अ बारकोड हैज़ बेटर एक्यूरेसी देन मैनुअल डाटा एंट्री। आप मैनुअल डाटा एंट्री की बजाय आप अगर स्कैनिंग करते हैं अपने बारकोड की तो आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा एक्यूरेटली स्टोर हो जाएगी। देन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी इससे, सिंस इट टेक्स अ सिंपल स्कैन टू रीड एट आइटम। आपको एक आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक सिंपल स्कैन करना है, तो आप अपने काम को कोई नंबर्स नहीं एंटर करने, कोई डिटेल्स नहीं एंटर करने, सिर्फ सिंपली स्कैन करना है बारकोड को, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। और जो बारकोड स्कैनर्स हैं दे आर नॉट वेरी कॉस्टली, और इससे होने वाले जो फ़ायदे हैं, मतलब जितने फ्रॉड से बचा जा सकता है, तो उसकी कॉस्ट उसके सामने मायने नहीं रखती। सो इट बिकम्स यूजफुल फॉर द कंसर्न। देन देयर इज़ प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी ओवर दिस। आप कंबाइंड स्कैनर टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को स्पीड आउट करना चाहते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट बारकोड टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की, दैट इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये एक इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसे आज रिटेलर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बारकोड टेक्नोलॉजी को भी कुछ हद तक रिप्लेस करती है। जो RFID है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इट इंक्लूड्स रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन from the tags attached to the products through frequency modulated radio wave transmission। अगर आप स्क्रीन के ऊपर इस पिक्चर को देख रहे हैं तो इसमें RFID टैग से हम शुरू करते हैं। अब इस टैग में क्या किया जाएगा, इस टैग को हमने आइटम्स के साथ अटैच किया हुआ है, तो जिन भी आइटम्स को अटैच किए उनके डाटा को ये ट्रांसमिट करेगा टू द एंटीना। आप देख पा रहे हो यहाँ से एरोस के थ्रू दिखाया जा रहा है कि RFID टैग है, वहाँ से इंफॉर्मेशन एंटीना तक पहुँच रही है, और जो एंटीना है इट रिसीव्स द स्टोर्ड डाटा फ्रॉम टैग एंड ट्रांसमिट्स इट्स टू नेक्स्ट लेवल, दैट इज RFID रीडर। तो रीडर तक ये इंफॉर्मेशन को, स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन को पहुँचाएगा। RFID रीडर जो है वो ये डाटा रिसीव करेगा थ्रू एंटीना, एंड RFID रीडर एंड एंटीना विल बी अटैच्ड विदाउट एनी वायर्स। और जो फिर डाटा आपका RFID रीडर ने स्कैन किया है वही डाटा आगे आप देख पा रहे हो नेक्स्ट नंबर पे, कंप्यूटर डेटाबेस। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, डाटा विच इज़ ट्रांसफर्ड इनटू it is transmitted into RFID database where it can be stored and evaluated whenever it is required। तो ये था हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं कि RFID टेक्नोलॉजी है, इट गिव्स अस एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ईच एंड एवरी आइटम विदाउट हैविंग टू सी इट फिजिकली। सो इट इज़ ऑफरिंग ट्रिमेंडस इनसाइड इनटू इन्वेंट्री। इसमें इन टैग्स के थ्रू आप अपनी स्टोर में फिज़िकली चेक करने की बजाय भी आप अपने सिस्टम के ऊपर ही चेक कर सकते हैं अपनी आइटम्स, कौन सी आइटम्स प्रेजेंट हैं, कितना स्टॉक उनका प्रेजेंट है। अब इस RFID टेक्नोलॉजी का क्या रिजल्ट रहता है, we get ability to provide the right product in the right place at the right time due to almost perfect data integrity। फिजिकल मटेरियल उसके साथ मैच भी कर जाएगा। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कॉस्ट सेविंग्स हो जाएंगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन रहेगा एंड सिक्योरिटी। By tagging the products and stock with RFID tags,
staff are able to automatically track inventory and stock levels. तो ये टैग्स मदद कर रहे हैं स्टाफ को इन्वेंट्री को ट्रैक करने में, और जो हमारा लॉस ऑफ थेफ्ट एंड रिस्क ऑफ लॉस एंड थेफ्ट है वो बड़ा मिनिमाइज हो जाएगा. आप इनको जो RFID ट्रैकिंग सिस्टम है इसे आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, एज वेल एज अपनी डिफरेंट शेल्फ्स के ऊपर जो आपकी मूवेबल एसेट्स हैं उनके साथ भी यूज़ किया जा सकता है. इसके बाद बात की जाए तो एक और टेक्नोलॉजी जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलेंस. ये एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल मेथड है जो शॉपलिफ्टिंग को अवॉइड करता है. ये एक इस तरह की फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसे रिटेलर यूज़ करते हैं, जिसमें आर्टिकल्स को कुछ टैग्स अटैच कर दिए जाते हैं, और कस्टमर जब इस आइटम को बाय करेगा तो कैश काउंटर के ऊपर इन टैग्स को प्रॉपर्ली रिमूव कर दिया जाता है. जो भी सेल्स पर्सन होंगे वो आपको माल देंगे और उससे टैग्स को डिटैच कर दिया जाएगा. लेकिन अगर कोई भी आर्टिकल विदाउट रिमूविंग द टैग है, मतलब उससे टैग नहीं हटाया गया और उसे स्टोर से बाहर ले जाने की कोशिश की जाएगी, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलेंस के, आप पिक्चर में देख पा रहे हो, इस तरह का सिस्टम वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड होगा. तो जैसे ही एग्ज़िट पॉइंट से वो मटेरियल शॉपलिफ्टिंग के थ्रू बाहर ले जाया जाएगा, कुछ अलार्म बज जाएगा या अदरवाइज़ अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे ये पता लग जाएगा कि इस माल को शॉपलिफ्टिंग के थ्रू स्टोर से बाहर ले जाया जा रहा है. तो इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलेंस के थ्रू आप बहुत सारे आर्टिकल्स ऑफ इन्वेंट्री को ट्रैक भी कर सकते हैं. तो इससे रिटेलर अपनी मटेरियल की शॉपलिफ्टिंग से बच सकता है. इसके अलावा कुछ स्टोर्स में ऐसे डिटेक्शन सिस्टम्स भी एंट्रेंस लेवल के ऊपर लगाए जा सकते हैं कि अगर कोई कस्टमर बहुत सारी आइटम्स को रेस्ट रूम्स में भी लेके जाना चाहे तो उसके लिए अलार्म हो जाएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि बिना खरीदे हुए मटेरियल को रेस्ट रूम्स में ले जाया जा रहा है. ऐसी टेक्निक्स को रिटेल स्टोर्स में यूज़ किया जाता है, बहुत सारी लाइब्रेरीज में या बिल्डिंग्स में भी यूज़ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ हम रिटेल सेक्टर के कंसर्न में बात कर रहे हैं. तो इसे एट द एग्जिट पॉइंट ऑफ द स्टोर रखा जाएगा, और अगर कोई भी आइटम स्टोर से बाहर बिना टैग को रिमूव किए हुए जा रही है, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिटेलर जा रही है, तो अलार्म बज जाएगा, जिससे आप उस शॉपलिफ्टिंग से को बचा पाएंगे. तो ये थे हमारी सारी टेक्निक्स जिनको आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं रिटेलर्स, ताकि होने वाले सिक्योरिटी थ्रेट से बचा जा सके. तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं आज रिटेलिंग सेक्टर में, और थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कि आज इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं दैट वी कैन प्रिवेंट ऑल सच losses and retailer can earn huge profits. Thank you.